प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में किया है बदलाव। एसएससी ने भर्ती परीक्षाओं को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में भी लेना किया है आरंभ। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर। छिंदवाड़ा में किया भाजपा का चुनाव प्रचार। कांग्रेस पर जनता को अनदेखा करने का लगाया आरोप। दमोह में प्रियंका गांधी ने की रैली। मिजोरम के तुइचावंग में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले पर महुआ मोइत्रा को घेरा। कहा, यह बेहद गंभीर चिंता का विषय, मामले पर सख्त कार्रवाई की बताई जरूरत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से छाया सांसों पर संकट। लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण का स्तर। आज भी हवा में दर्ज की गई खराब श्रेणी। मुंबई में भी जहरीली हवा ने बढ़ाई चिंता। गाजा में ताजा जारी हवाई हमलों के बीच यूएन महासभा में पारित हुआ मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव। भारत ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने का किया आग्रह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई पैरा खेलों में भारत के पदकों के शतक पूरा होने पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री ने एथलीटों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प को बताया सफलता का परिणाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन्हें 37 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले के दौरान वितरित किया गया। गौरतलब है कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का भी अवसर मिल रहा है। कर्मयोगी प्रारंभ IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल है, जिसमें कहीं भी किसी भी डिवाइस से सीखने के प्रारूप के तहत 750 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि एसएससी ने भर्ती प्रक्रियाओं को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में लेना भी शुरू कर दिया है। हमने भर्ती प्रक्रिया को न सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है, बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था, वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है। यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है। युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एसएससी के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश के पास अलग तरह का सामर्थ्य होता है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति जितनी मजबूत होगी, देश उतना विकास करेगा। हर देश के पास अलग तरह का सामर्थ्य होता है। किसी के पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कोई खनिज से संपन्न होता है, तो किसी के पास लंबे समुद्र तट की ताकत होती है। लेकिन इस सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए
जिस सबसे बड़ी ताकत की आवश्यकता होती है वो होती है हमारी युवा शक्ति। युवा शक्ति जितनी ज्यादा मजबूत होगी, देश उतना ज्यादा विकास करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज तकनीक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज तकनीक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है, इसलिए हर किसी को अपने हुनर और ज्ञान को अपडेट करते रहना होगा। कोई भी नई स्किल सीखने के बाद ये बहुत जरूरी है कि उसे निरंतर अपस्किल और रीस्किल किया जाए। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के ट्रेडिशनल स्किल्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टूल्स से जोड़ा जा रहा है। मेरे परिवारजनों, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले को गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और इस पर कार्रवाई की सख्त जरूरत है। संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और जो गलतियां हुई हैं अगर वो स्वीकार नहीं करेंगी तो सच्चाई छिपती नहीं। देश जानना चाहता है ये आखिरकार सांसद बिक कैसे गए। अब सांसदों को चलाएंगे, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी और भ्रष्टाचार का भी, ये दोनों ही साथ में जुड़ते हैं और मुझे लगता है इस मामले में जल्द जांच और फिर उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। और आइए अब बात करते हैं विधानसभा चुनावों की जनादेश के जरिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिजोरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की केंद्र सरकारें पूर्वोत्तर पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार में लुक ईस्ट की नीति लागू कर पूर्वोत्तर को मुख्य धारा में लाया गया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अब पूर्वोत्तर में विकास कार्य काफी तेजी से हो रहा है और ये केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में संभव हो पाया है। लंबे समय तक यह इलाका भारत सरकार की नजरों में बहुत दूर था, उनका ध्यान नहीं पड़ता, वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे और इसलिए जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं होता। लेकिन हम सबको खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट, पूर्व की तरफ देखो, पूर्व के लिए काम करो, इस नीति के तहत पहली बार नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी। वहीं राजस्थान भाजपा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा कि आज भाजपा में कई कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं, जिनमें से पूर्व कांग्रेस नेता चंद्रशेखर बैद, नंदलाल पुनिया भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये भी कई बार विधायक रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल जयपुर से महापौर रही हैं, वो भी आज भाजपा में शामिल हो रही हैं। चंद्रशेखर जी
वेद का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री नंदलाल पूनिया जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राजगढ़ से कई बार विधायक रहे हैं, इनका भी हम सब लोग अभिनंदन करें। श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी जो जयपुर से महापौर रही हैं, तो वो भी कमल में, भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास और आस्था व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सीपी जोशी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने राज्य की जनता को जो झूठे वादे किए हैं, आज राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों के कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी का क्या हुआ, राजस्थान के विकास की गारंटी का क्या हुआ। राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ, आपने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने राजस्थान के विकास की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने महंगाई रोकने की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। आज देश भर में आप ही के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है कि महंगाई में पूरे देश में शीर्ष पर कोई प्रदेश आ गया तो वो राजस्थान है। इसलिए लोगों ने उनकी गारंटी मानना बंद कर दिया। अब गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की, और वही विश्वास करके ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में जनसभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राज्य में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार और विकास पर काम करेंगे। आप सब रात दिन मेहनत करते हैं, कोई खेती में करता है, कोई रोजगार करता है। यहाँ से पलायन बहुत है, लोग दूर दूर जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए। जो दूर जाते हैं अपने परिवारों को छोड़ के जाते हैं, दिन रात काम करते हैं, पैसे भेजते हैं घर, किस लिए? ताकि आपका भविष्य मजबूत बने। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज रायपुर में कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारी भाजपा का झंडा लेकर जाने वाली गाड़ी को रोक रहे हैं। भाजपा नेताओं को डराने के लिए उनकी हत्या की जा रही है। मनसुख मंडाविया ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे झंडा लगाते हैं, उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को डराने के लिए उसकी हत्याएं हो रही है। हत्यारा सार्वजनिक तौर पर चैलेंज करते हैं, लेकिन भी उसके सामने एक्शन नहीं किया जा रहा है। कई क्षेत्र में दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर जैसे विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का भंग हो रहा है, लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव हो, ये बहुत आवश्यक है। तो निष्पक्ष चुनाव की मांग की केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा की। उन्होंने कहा कि हमारे पहले प्राथमिकता राज्य का चहुमुखी विकास करना हमेशा से रहा है। ऐसी मीटिंग में 5 साल पहले हमने कहा था, जैसे हमारी सरकार बनेगी, समय नहीं लगेगा, एकदम जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। वहीं मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वीरों की भूमि उत्तराखंड में भी शहीदों के आंगन से मिट्टी एकत्रित की जा रही है, जिसे विभिन्न जिलों से कलश के माध्यम से राजधानी देहरादून लाया गया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उत्तराखंड के सभी जिलों में तैयारियां चल रही हैं। टिहरी जिले के सभी 9 विकास खंडों और 11 नगर पालिका व नगर पंचायतों से अमृत कलश यात्रा शुक्रवार को देहरादून के लिए रवाना की गई। इस कलश यात्रा में शहीदों के गांव की मिट्टी को ब्लॉक स्तर और निकाय स्तरों पर एकत्रित किया गया। नई टिहरी के नगर पालिका परिषद में पालिका अध्यक्ष सीमा कृशाली ने बताया कि जिले के सभी जिलों के आंगन की मिट्टी देहरादून के लिए ले जाई जा रही है। माटी मेरा देश कार्यक्रम में
हर घर से, जो शहीदों के घर से माटी लाई हुई थी, वो आज टिहरी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी हमारे टिहरी में नगर पालिका है यहाँ से रवाना होकर गढ़ी कैंट में गई है और वहाँ पे वो रहेंगी और वहाँ से दिल्ली जाएंगी। और आज इसका लगभग समापन भी हो गया है और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा है। मेरे देश की माटी। टिहरी जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और टिहरी के मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों के लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। सभी ग्रामों से, सभी जगहों से हमने, जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में जितने भी वार्ड्स हैं, उनसे सभी से हमने मिट्टी का जो है कलेक्ट की और उसके बाद हम लोगों ने उसको ब्लॉक स्तर पे एक वृहद आयोजन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों गण को आमंत्रित करते हुए किया। तदुपरांत स्टेट से ये नई दिल्ली को जाएगा। तो हमने सभी जगह से, हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र हैं और सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ से भी पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है। वहीं जिला उधम सिंह नगर से एकत्रित शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी और चावल के कुल 7 कलशों को वाहन के माध्यम से देहरादून के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कार्य है जिसके जरिए वीरों का वंदन किया जा रहा है। हर गांव पंचायत, हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम होगा। शहरी क्षेत्रों में वार्डों से, नगर पालिका, नगर निगम से ये मिट्टी इकट्ठा की जाएगी और कार्यक्रम होगा। देवभूमि उत्तराखंड न सिर्फ देवी देवताओं की पवित्र भूमि है, बल्कि इस भूमि ने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनेकों जाबाज पुत्र भी दिए हैं। देशभक्ति का यही जज्बा अब मेरी माटी मेरा देश अभियान के माध्यम से नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं गुजरात से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा को लेकर एक विशेष ट्रेन हरियाणा के गुरुग्राम पहुंची। वहां के लोगों द्वारा लाई जा रही मिट्टी और उनके जज्बे पर जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। मेरी मिट्टी को नमन, मेरे वीरों को नमन, कुछ इसी जज्बे के साथ ये ट्रेन गुजरात से गुड़गांव पहुंच रही है। इस पूरी ट्रेन में वो लोग हैं जिनके दिल में जज्बा है भारत के शक्ति को पहचानने का, भारत के अमृत महोत्सव को पहचानने का। और इस पूरे अभियान में, इस कलश यात्रा में जो लोग पहुंच रहे हैं वो गुजरात से करीब 33 जिलों से ये लोग इकट्ठे हुए हैं। राष्ट्र के हित में ये शहीदों ने ये भारत, ये माँ भूमि की रक्षण के लिए, देश के लिए जो शहीदों ने कुर्बान किया है, इसलिए उसकी याद में वो बड़ा स्मारक बने हैं। ये सब सारे गुजरात को, सब पूरी भावना से, पूरा हितेचु गुजरात को गौरव है। वो यहाँ जो भी स्मारक बनने वाला है उसमें जैसे अपने यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, उस प्रकार से एक पूरे देश की यूनिटी यहाँ हो पाएगी। और जब भी कोई भी देश से, कोई कोने कोने से यहाँ आएगा तो उसको भी ऐसा लगेगा कि हमारी मिट्टी भी इस स्मारक में और इस वन में है, तो उसको अपना एक आत्मसम्मान मिलेगा। और शहीदों को हम नमन करते हैं इस बारे में। अपनी आज़ादी जो मिली है भारत देश को, उसको शहीदों के नाम पे कर्तव्य पथ के बाजू में एक स्मारक बनने वाला है। उसका कार्यक्रम पूरा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने जो दिया था, उस दौरान गुजरात के अंदर हमने गांव-गांव में, हर गांव में घर घर जाके माटी इकट्ठी की। इस कार्यक्रम का मुख्य मोटिव ये है कि अपने देश की एक झांकी को एक अलग तरीके से सामने रखना और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको वंदन करना और एक माटी की वैल्यू को साबित करना कि एक माटी की क्या वैल्यू है हमारे समाज में, हमारे इस भारत देश में। और हम माटी को माँ कह के संबोधित करते हैं। गुजरात से दिल्ली के कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए ये कदम गवाह बनेंगे इस देश की मेरी माटी मेरा देश अभियान की। इस अभियान से जो स्मारक बनेगा वो पहचान बनेगा पूरे भारत की एकता और अखंडता का। कैमरामैन आशीष के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, गुरुग्राम।
वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम लखनऊ के वसुधा वंदन अमृत वाटिका गोमती तट झूलेलाल पार्क में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि सामाजिक समानता और सद्भावना से जुड़े उनके अनमोल विचार आज भी भारतीय समाज को सिंचित कर रहे हैं। मानवता के अपने संदेशों के माध्यम से वो युगों युगों तक हमारी सभ्यता और संस्कृति की अमूल्य धरोहर बने रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के पीडीएस राशन वितरण में भ्रष्टाचार के कथित मामले में राज्य के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इस करोड़ों के घोटाले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राशन वितरण योजना के तहत राइस मिल मालिक फर्जी खाते खोलकर केंद्र से पैसा ले रहे हैं और ये सब मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ही हुआ है। ये बिग स्कैम है। इसका साथ बंगाल की 6.5 करोड़ आम जनता की संपर्क है, सीधा सीधा रिलेशन है और 3-3.5 करोड़ किसानों की संपर्क है। पीडीएस सिस्टम और पेडी प्रोक्योरमेंट जो भारत सरकार की कर्मसूची है, भारत सरकार की रुपया से आता है, उसको यहाँ बहुत धांधली हुआ है। मोदी जी का जो स्कीम है एमएसपी और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एडवांस रुपया देता है, उसका 50% अकाउंट फेक है। ये सब राइस मिल उन्होंने फेक अकाउंट खुल के वहाँ सब पेडी प्रोक्योरमेंट का रुपया उठा रहा है और पर क्विंटल रुपया करके टीएमसी का मिनिस्टर के पास आ रहा है। वो पार्टी को कुछ अपने कुछ ममता जी को कुछ भेज रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। आज केंद्रीय मंत्री ने हमीरपुर में नगर पालिका कार्यकर्ताओं के आवास का दौरा कर स्थानीय जनता से जनसंवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन के कारनामे काले हैं। ये जो इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि ये सब एक दूसरे से अलग सोच और विचारधारा वाले हैं। सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे हैं। बहुत सारे लोग जमानत पर बाहर हैं, बहुत सारे जेल के अंदर हैं। ये इनका गठबंधन का चेहरा है। यूपीए नाम बदला है, कारनामे काले ही हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कांगो गणराज्य की यात्रा पर हैं। वी मुरलीधरन ने ब्राज़ाविल में 3 बेसिन्स शिखर सम्मेलन के इतर कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस सासो इंगेसो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करते हुए बमबारी तेज कर दी है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि वह गाजा में अपनी कार्रवाई को लगातार विस्तार करने में लगे हैं। इजरायल के इस हमले के बाद गाजा में संचार व्यवस्था ठप पड़ गई है। संचार व्यवस्था के ठप हो जाने से प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अपने अधिकारी और कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट गया है। हमास ने इस हमले के बाद कहा कि उसके लड़ाके पूरी ताकत के साथ इजरायली हमलों का सामना करते हुए मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वहीं इजरायली सेना और खुफिया विभाग ने एक संयुक्त अभियान में हमास के वायु सेना प्रमुख असेम अबू रकाबा को मार गिराया है। असेम अबू रकाबा को हमास के हवाई अभियानों के मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता रहा है। हमास की ओर से 7 अक्टूबर को किए गए इजरायल के हमले का रकाबा मास्टरमाइंड था। रकाबा ने ही हमास के लड़ाकों को पैराग्लाइडर के जरिए इजरायली सीमा में घुसपैठ करने का सुझाव और प्रशिक्षण दिया था। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है।